अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल्हम डायनामिक वर्ल्ड। डिस्कस कर रहे हैं एमडीकेट बायोलॉजी का यूनिट नंबर 13। हमारा फर्स्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन और साथ में देखेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है, उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और उसका प्रोसीजर क्या होता है। इन चीजों को हम डिस्कस करेंगे। अपनी बात स्टार्ट करते हैं बायोटेक्नोलॉजी से। बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deal with study of processes which are involved in production of products for the well-being of humankind। मतलब इस बात का ये हुआ कि हम ऐसे प्रोसेसेस, ऐसे नेचुरल प्रोसेसेस डिस्कस करेंगे जो कि बैक्टीरिया के अंदर या किसी और जानदार के अंदर हो रहे हैं और जिनसे हम ऐसी प्रोडक्ट बना सकते हैं जिसका इंसानियत को फायदा होगा, ह्यूमन काइंड को फायदा होगा। तो इसको स्टडी करना क्या कहलाता है? बायोटेक्नोलॉजी। याद रखें, दो तरह से हम बायोटेक्नोलॉजी को डिस्कस करते हैं। एक हमारे पास कन्वेंशनल बायोटेक्नोलॉजी है, ये वही है जिसके थ्रू हम योगर्ट बनाते हैं, चीज बनाते हैं, पिकल्स बनाते हैं। और एक हमारे पास एडवांस बायोटेक्नोलॉजी है। एडवांस बायोटेक्नोलॉजी जो है उसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कहते हैं और इसके अंदर काफी एडवांस टूल और टेक्निक यूज होती हैं। हम यहाँ पर एडवांस बायोटेक्नोलॉजी के टेक्निक्स को ही डिस्कस करेंगे एंड वन ऑफ द टेक्निक इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है, ये वो टेक्निक है जिसके थ्रू हम जीन को सिंथेसाइज कर सकते हैं, हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, हम इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, हम इसको यूज कर सकते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक हो गया? तो इस टेक्नोलॉजी को, इस डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी को अभी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, इस टेक्निक को डिस्कस करने के लिए, इसके प्रोसीजर को समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। तो रिक्वायरमेंट में आपके सामने यहां पर 4 रिक्वायरमेंट मैंने लिखी हैं। सबसे पहले आपको चाहिए जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट वो जीन होती है जो आप यूज करना चाह रहे हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट। बहुत फेमस एग्जांपल है कि इंसुलिन जो है वो हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट हो सकती है, उसको हम इंसुलिन की प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सिर्फ इंसुलिन ही हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट लाजमी नहीं हो, ये कुछ और भी हो सकती है। ये किसी प्लांट की जीन हो सकती है, ये किसी और ऑर्गेनिज्म की जीन हो सकती है, जिससे आप क्या बना सकते हैं? डिफरेंट प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट वो जीन होती है जिसको आप यूज करना चाह रहे हैं, जिससे आप कोई प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं या फिर जिसकी आप कॉपीज तैयार करवाना चाह रहे हैं। ठीक हो गया? वो आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट होगी और ये कहीं पर भी हो सकती है। ठीक है, किसी भी जानदार से ली जा सकती है, लेकिन हम क्योंकि यूजली ह्यूमन की बात करते हैं तो हम ह्यूमन से ही क्या लेते हैं? अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक, और इसमें जो हम एग्जांपल पढ़ेंगे, इस एग्जांपल में हम इंसुलिन की जीन को एज ए जीन ऑफ इंटरेस्ट लेंगे। ठीक हो गया? नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो है मॉलिक्यूलर सीजर। देखिए, मॉलिक्यूलर सीजर जो है ये जीन को कट करने के लिए फ्रॉम जीनोम, फ्रॉम डीएनए हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जाहिर बात है हमें पूरा डीएनए नहीं चाहिए, हमें एक स्पेसिफिक जीन चाहिए। तो जब एक स्पेसिफिक जीन चाहिए तो उसको बाकी के डीएनए से अलग करने के लिए हमें उसको काटना पड़ेगा और काटने के लिए हमें क्या चाहिए? मॉलिक्यूलर सीजर चाहिए। ये डेफिनेटली एंजाइम्स हैं, अभी हम इनकी भी बात करेंगे। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर कैरियर। मॉलिक्यूलर कैरियर या वेक्टर वो मॉलिक्यूल हैं जो कि हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक्सप्रेशन सिस्टम में लेके जाएगा। एक्सप्रेशन सिस्टम में हम अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट को डायरेक्टली नहीं भेज सकते, हमें कोई ना कोई कैरियर चाहिए, हमें कोई ना कोई वेक्टर चाहिए। तो वो वेक्टर क्या करेगा? वो हमारे लिए हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट को कहां लेके जाएगा? एक्सप्रेशन सिस्टम में लेके जाएगा। एक्सप्रेशन सिस्टम क्या होता है? एक्सप्रेशन सिस्टम वो सिस्टम होता है जहां जाकर हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट या तो एक्सप्रेस होगी या रेप्लिकेट होगी, यानी कि जो हम उससे करवाना चाह रहे हैं वो हमें करके दिखाएगी। दैट इज एक्सप्रेशन सिस्टम। हम सभी की बात करेंगे बारी बारी। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस बात से कि हाउ वी कैन गेट जीन ऑफ इंटरेस्ट। हम अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है उसे किस तरह से हासिल कर सकते हैं। देखिए, पहला जो है वो है आइसोलेशन फ्रॉम क्रोमोसोम। ये वही बात है जो अभी मैं आपको बता रहा था कि आप इसको कट कर लें, आप एंजाइम्स यूज करें। वो एंजाइम से करेंगे, वो एंजाइम आपकी जीन को कट करके आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो क्रोमोसोम में से अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट को आप क्या कर लें? कट कर लें। ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका है केमिकल सिंथेसिस। आप अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट को, अगर वो स्मॉल इन साइज है, तो आर्टिफिशियली भी सिंथेसाइज करवा सकते हैं विदाउट टेम्पलेट। लेकिन
इसके लिए यकीनन आपको पहले उसका सीक्वेंस पता होना चाहिए ताकि आप उसकी सिंथेसिस करवा सकें। ठीक हो गया। और तीसरा है फ्रॉम मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए से तैयार करवाने के लिए हमें मैसेंजर आरएनए रिक्वायर्ड होगा, साथ में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम रिक्वायर्ड होगा, और हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से क्या करेंगे, मैसेंजर आरएनए से अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट बना लेंगे। होगा ये कि हमारे पास सिंगल स्ट्रैंड क्या होगा, आरएनए होगा, हम इसके ऊपर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास डबल स्ट्रैंड डीएनए का मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो ये आपके पास मैसेंजर आरएनए है और ये आपके पास डीएनए है, इसे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इसके लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड होगा वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होगा, जो कि हम कहां से लेंगे, वायरस से ले लेंगे। ठीक हो गया। तो ये तीन तरीके हैं, इन तीनों में से कोई भी तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट वाले मेथड को, यानी कि आइसोलेशन फ्रॉम क्रोमोसोम, एंजाइमेटिक कटिंग को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और उसके लिए जो टूल यूज होता है उसे हम कहते हैं मोलेक्युलर सीजर। और मोलेक्युलर सीजर जो है बेसिकली रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है। ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है ये बैक्टीरिया के नेचुरल एंजाइम होते हैं जो कि वायरस की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। क्या मतलब, मैं आपको सिंपल समझाता हूं। देखिए होता ये है कि वायरसेस जो होते हैं वो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं और अपना जो जीनोम होता है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर भेज देते हैं ताकि वो बैक्टीरियल सेल का कंट्रोल संभाल ले। ठीक हो गया। इस चीज से बचने के लिए बैक्टीरिया ने ये स्ट्रेटजी अडॉप्ट की है कि वो एंजाइम बनाते हैं। ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम वायरस के डीएनए को फ्रेगमेंट्स में तोड़ देता है, फ्रेगमेंट्स में काट देता है। अब जब हमें इस प्रॉपर्टी का पता चला कि बैक्टीरिया के पास ऐसे एंजाइम मौजूद हैं जो कि डीएनए के फ्रेगमेंट बना सकते हैं, डीएनए को काट सकते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना इन्हें अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए। सबसे पहले इन एंजाइम्स को रिपोर्ट किया था हैमिल्टन ओ स्मिथ ने, और ये एंजाइम जो हैं अब 400 के करीब डिस्कवर हो चुके हैं, जिनमें से 20 जो है उन्हें हम मोस्टली यूज करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, या हम कॉमनली इन्हीं को लेकर चलते हैं। ठीक हो गया। इस एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, देखिए कैरेक्टरिस्टिक एक तो मैंने आपको बता दी कि ये क्या करता है, फ्रेगमेंट करता है। फ्रेगमेंट करने का मतलब ये होता है कि ये डीएनए को इस तरह से काटेगा कि उसके पीसेस हो जाएं। ये डीएनए को इस साइड से या इस साइड से काटना शुरू नहीं करेगा, क्योंकि इस साइड से या इस साइड से काटेगा फिर तो फ्रेगमेंट नहीं बनेगा ना, फिर तो डीएनए ऐसे होल मौजूद रहेगा। ठीक है, शॉर्ट होता जाएगा लेकिन मौजूद रहेगा। जो एंडोन्यूक्लियस होता है ये सेंटर से काटना शुरू करता है। जब डीएनए को ये सेंटर से काटेगा तो डेफिनेटली उसके क्या हो जाएंगे, फ्रेगमेंट हो जाएंगे। दूसरी बात, इसके काटने का स्टाइल जो है वो बड़ा यूनिक है। ये हर जगह पर जाकर नहीं काटता, ये डीएनए में स्पेसिफिक साइट्स जो होती हैं वहां पर जाकर क्या करता है, डीएनए को काटता है। उन स्पेसिफिक साइट को हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। क्या कहते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बेसिकली 4 to 6 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो कि अरेंज्ड होते हैं सिमेट्रिकली इन रिवर्स ऑर्डर। इस बात को समझने के लिए आप सामने डायग्राम पे देखें। आप देखिए आपके पास जो एक स्ट्रैंड है, से कि अगर ये स्ट्रैंड है 3 to 5 वाला, ठीक है, इस पे आप देखिएगा जरा, जो आपके पास कॉम्बिनेशन चल रहा है वो है GAATTC, जबकि जो दूसरा आपके पास स्ट्रैंड है इसको आप देखिए, इसमें आपके पास कॉम्बिनेशन चल रहा है CTTAAG। देखा जाए तो ये कॉम्बिनेशन इस कॉम्बिनेशन का रिवर्स है। ठीक है, सिमेट्रिकल रिवर्स है। अगर हम इस स्ट्रैंड को भी इसी डायरेक्शन में ले आए तो आपके पास ये दोनों क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। तो ये जो 4 से 6 न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस होता है जो कि अरेंज होता है रिवर्स मेथड में, रिवर्स मैनर में, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। इस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को हमारे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस रिकॉग्नाइज करते हैं और उसके बाद ये करते हैं डीएनए को काटते हैं। अब जरा इनका डीएनए को काटने का स्टाइल से कीजिएगा। ये डीएनए को यहां से काटेंगे, यहां से काटेंगे और फिर यहां से काटेंगे। क्या मतलब, मतलब ये है कि ये डीएनए के फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड भी काटेंगे और साथ ही साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी काट देंगे। इस तरह की कटिंग के नतीजे में क्या होगा, आपके पास ये एक फ्रेगमेंट अलग हो जाएगा, ठीक है, और ये फ्रेगमेंट क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, आपके पास जो डिफरेंट फ्रेगमेंट अलग होंगे, ये डीएनए का एक फ्रेगमेंट है, इसके साथ पीछे सारा डीएनए है, इसके साथ पीछे सारा डीएनए है। ये जो फ्रेगमेंट अलग हुए हैं
आप देख सकते हैं कि इनका कुछ हिस्सा जो है वो क्या है, सिंगल स्ट्रैंड वाला है। इसी तरीके से यहां पर भी क्या है, थोड़ा सा हिस्सा सिंगल स्ट्रैंड वाला है। ये जो सिंगल स्ट्रैंड वाले एरिया होते हैं इनको हम कहते हैं स्टिकी एंड्स। क्या कहते हैं, स्टिकी एंड्स कहते हैं। ये स्टिकी एंड्स इसलिए कहलाते हैं कि यहां पर हम डीएनए को जोड़ सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जब यहां पर हम कोई ऐसा डीएनए लेकर आएंगे जिसके पास कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस होंगी तो वो क्या करेगा, वो यहां पर आकर कनेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये एंजाइम जो है ये स्टिकी एंड क्या करता है, प्रोड्यूस करता है ताकि डीएनए जो है वो कहीं और पर भी जाकर अटैच हो सके। ये जो आपके सामने यहां पर आपको ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस नजर आ रहा है, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बेसिकली एक एंजाइम का है जिसका नाम है इको R1। ठीक है, इको R1 जो है, इसमें इको का वर्ड जो है वो इकोलाई से लिया गया है। R1 का मतलब है फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो इको R1 का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो है वो आपके सामने है। ये इस तरीके से डीएनए को कट करेगा और उसके स्टिकी एंड्स बना देगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो टूल है वो है आपका मॉलिक्यूलर कैरियर या वेक्टर। मॉलिक्यूलर कैरियर या वेक्टर जो हैं ये वो मॉलिक्यूल होते हैं जो हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट को कहां लेके जाते हैं, एक्सप्रेशन सिस्टम में लेके जाते हैं। अब हमारे पास यहां पर जो मोस्ट कॉमन वेक्टर है, जो मोस्ट कॉमन कैरियर है वो होता है प्लाज्मिड, जो कि बैक्टीरिया के अंदर पाए जाने वाला एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए होता है। और ये डिस्कवर हुआ था जब ई कोलाई की सेक्स लाइफ को स्टडी किया जा रहा था। इसके बहुत सारे फंक्शन हैं, ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होता है, इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होती हैं और इसके पास जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है उसकी वजह से ये एंटीबायोटिक्स को रेजिस्ट करता है। मैं आपको दो एग्जांपल बता रहा हूं प्लाज्मिड की। एक एग्जांपल है PSC101 जिसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन होती है, और दूसरी एग्जांपल जो है वो है PBR322 जिसके पास टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन दोनों के रेजिस्ट करने के लिए जीन मौजूद होती है। हमारे पास ये एज ए वेक्टर यूज होता है। इसके अलावा अगर कोई हम याद करें कि हमारे पास कौन सा वेक्टर यूज होता है, तो हमारे पास बैक्टीरियोफेज जो है वो भी एज ए वेक्टर यूज होता है। यहां पर याद रखिएगा कि जो टी फेज होते हैं वो एज ए वेक्टर यूज नहीं होते, बल्कि जो वेक्टर के तौर पर यूज होते हैं उनको हम कहते हैं लैम्डा फेज। ठीक हो गया। लैम्डा फेज जो है वो एज ए वेक्टर यूज होता है। इसके अलावा दूसरे वायरसेस भी हैं जो एज ए वेक्टर यूज होते हैं, जैसे कि रेट्रोवायरस जो है वो एज ए वेक्टर यूज होता है। इसके अलावा टोबैको मोज़ेक वायरस यूज होता है। कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो भी एज ए वेक्टर इस्तेमाल होते हैं। ठीक हो गया। तो वेक्टर ने क्या करना होता है, वेक्टर ने हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक्सप्रेशन सिस्टम में लेके जाना होता है। तो इसका मतलब जो नेक्स्ट हम बात करेंगे वो करेंगे एक्सप्रेशन सिस्टम की। व्हाट इज एक्सप्रेशन सिस्टम? देखिए, एक्सप्रेशन सिस्टम वो चीज है जहां पर जाकर हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी, एक्सप्रेस होगी। अब जीन ऑफ इंटरेस्ट कब एक्सप्रेस होगी? जब जीन ऑफ इंटरेस्ट को उसकी एक्सप्रेशन के लिए सारे एंजाइम, सारे ऑर्गेनेलिज, हर चीज अवेलेबल होगा। ठीक हो गया। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम एक्सप्रेशन सिस्टम कहेंगे। अब ये सब चीजें कहां अवेलेबल होंगी? डेफिनेटली ये सब चीजें किसी ना किसी सेल में अवेलेबल होंगी। और अगर हम अपनी एग्जांपल के हिसाब से ही चलते जाएं तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन सिस्टम है वो बैक्टीरियल सेल होगा। तो डेफिनेटली एक्सप्रेशन सिस्टम वो सेल होगा जिसके अंदर सारी की सारी रिक्वायरमेंट मौजूद होंगी, जैसे कि एंजाइम्स, ऑर्गेनेलिज जो कि जीन के एक्सप्रेशन में हेल्प करेंगी। हमारे केस में जो एक्सप्रेशन सिस्टम है वो बैक्टीरियल सेल होगा। तो चलें जरा इसको एक छोटी सी एग्जांपल से समझते हैं। इस पूरे प्रोसीजर को, इस पूरे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को हम समझेंगे एक छोटी सी डायग्राम से। आप देख सकते हैं हमारे पास ये एक ह्यूमन सेल है जिससे हमने अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है। हमारी जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो बेसिकली इंसुलिन की जीन है, और इंसुलिन की जीन जो है वो क्रोमोसोम नंबर 11 पर होती है। ठीक हो गया। तो आप ह्यूमन की बॉडी का कोई भी सेल लें, क्योंकि पूरे कोई भी सेल ले लें, सबके पास जीनोम एक जैसा होता है, तो आप वहां से क्रोमोसोम नंबर 11 को अलग करें और उसके ऊपर आप अप्लाई करें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा, हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट को अलग कर देगा। ये आपको जो रेड कलर की नजर आ रही है ये हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये इंसुलिन की जीन है। ठीक हो गया। दूसरा देखिए, यहां पर आपके पास बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का आप प्लाज्मिड रिमूव करें और प्लाज्मिड को भी आप ट्रीट करें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ। जब प्लाज्मिड को आप रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ करेंगे ट्रीट, तो क्या होगा, इसको भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काट देगा। अब आप देखिए, आपकी जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है इस पे भी स्टिकी एंड्स होंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक है कि जब वो डीएनए को काटता है तो स्टिकी एंड बनाता है। तो स्टिकी एंड यहां पर भी होंगे, स्टिकी एंड यहां प्लाज्मिड पर भी होंगे।
ठीक हो गया। जब दोनों जगह पर स्टिकी एंड होंगे तो आप इन दोनों को मिला सकते हैं। जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो ये आपस में जुड़ जाएंगे और इनको जोड़ने का काम जो है वो करेगा डीएनए लाइगेज। जो ग्लू का काम करेगा वो कौन करेगा? डीएनए लाइगेज। एक दफा जब बैक्टीरिया का डीएनए और ह्यूमन की जीन इकट्ठी हो गई तो देखिए दो डिफरेंट सोर्सेज से डीएनए क्या हो गया? इकट्ठा हो गया। दैट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए। दैट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और इसी की वजह से इस टेक्नोलॉजी का नाम क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है कि डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेज कंबाइन हो जाता है। इसका दूसरा नाम जो है वो काइमेरिक डीएनए भी होता है। तो आपके पास क्या बन गया? आपके पास काइमेरिक डीएनए बन गया। डन हो गया। अभी जो काइमेरिक डीएनए है या रिकॉम्बिनेंट डीएनए है आपके पास, ये क्या करेगा? इसको हम वापस भेज देंगे होस्ट के अंदर या एक्सप्रेशन सिस्टम में। तो ये हमारा क्या है? सारा ये सारा का सारा हमारा एक्सप्रेशन सिस्टम है। ठीक हो गया। ये सारा हमारा एक्सप्रेशन सिस्टम है। इस एक्सप्रेशन सिस्टम के अंदर हमने अपना काइमेरिक डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब देखिए ये बैक्टीरिया या जो होस्ट सेल है, एक्सप्रेशन सिस्टम है, जब ये डिवाइड करेगा तो हमारी जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो भी डिवाइड करेगी। जब ये फिर से डिवाइड करेगा तो हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट फिर से डिवाइड करेगी। तो बैक्टीरिया क्या करेंगे? 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32, 64 ये डिवाइड करते जाएंगे। इनकी ग्रोथ होगी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी इनकी। ये बहुत ज्यादा डिवाइड करेंगे। अगर हम इनको सूटेबल एनवायरनमेंट दें तो हमारी जीन जो है उसकी बहुत सारी कॉपीज बन जाएंगी। ना सिर्फ आपकी जीन की बहुत सारी कॉपीज बन जाएंगी बल्कि वो जीन एक्सप्रेस भी होगी। आप यहां पर देख सकते हैं ये जो मैंने डॉट यहां पर लगाए हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंसुलिन को। तो आप देखिएगा जरा कि जीन एक्सप्रेस हो रही है और इंसुलिन भी बन रहा है। क्या ख्याल है? तो जब आपके पास बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होंगे और उनमें से हर एक बैक्टीरिया इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा तो इंसुलिन की खासी प्रोडक्शन हो जाएगी। आप उसको निकालेंगे, प्यूरिफाई करेंगे और मार्केट के अंदर उसको सेल कर देंगे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की जो खासियत है वो ये है कि ये डीएनए की कॉपीज को बहुत ज्यादा तादाद में बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया। बहुत ज्यादा तादाद में अगर आपने डीएनए की कॉपीज बनानी है तो आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए। दूसरी बात, अगर आप साथ ही साथ प्रोडक्ट भी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका जो डीएनए का पीस है जो आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट है उससे प्रोडक्ट भी बने, तो फिर आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए। ठीक हो गया। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जो लेक्चर है हमारा खत्म हुआ। आज के लिए इतना ही। अल्लाह।